दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व महिला जज जस्टिस रेखा शर्मा ने चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले बयान पर बहुत ही तगड़ा वाला जवाब दिया है और गालिब का एक शेर याद करते हुए पूछा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। यानी बात बात में लोगों की औकात पूछने वालों, पहले ये बताओ कि बात करने का ये कैसा तरीका है, कौन सा तरीका है। समझने वाली बात यह है कि पूर्व महिला जज ने सिर्फ कॉकरोच और परजीवी पर ही नहीं, कई सारे ऐसे विवादित बयानों का सीरीज याद दिलाया है और बता रही हैं कि कैसे चीफ जस्टिस का ऐसा बोलना एक व्यक्ति का बयान नहीं बल्कि ये भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र के लिए बड़ा डेंजरस पॉइंट है। पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा ने क्या क्या लिखा है उस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति के एक स्पेशल अधिकारी की, जिन्होंने बताया है कि पंडित नेहरू ने किन लोगों को परजीवी बताया था। इस बात को आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पंडित जी ने जिन लोगों को पैरासाइट कहा था और अभी चीफ जस्टिस जिन लोगों को पैरासाइट और कॉकरोच कह रहे हैं, उन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने भी तो पैरासाइट कहा था। उधर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका भी अस्पतालों की तरह 24 घंटे 7 दिन काम करे। क्या हुआ, सुन के चौंधिया गए क्या? हम भी चौंधिया गए थे, इसीलिए सोचा कि कायदे से आपको भी बता दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, ये काम बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा की। आपको पता है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हो रही थी। एक वकील ने याचिका दायर किया था और आरोप लगाया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। इसी की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे और कथित रूप से कानपुर की बात करते करते नागपुर पहुंच गए। यानी मामला कुछ और था और बात कुछ और निकल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कहने लगे कि इस सिस्टम पर हमला करने वाले परजीवी पहले से मौजूद हैं। कुछ युवा बेरोजगार कॉकरोचेस की तरह रोजगार न मिलने पर कोई मीडिया में जाता है, कोई सोशल मीडिया में, कोई RTI एक्टिविस्ट बन जाता है और फिर सब मिलकर हमला शुरू कर देते हैं। हुजूर ने यह भी कहा कि दिल्ली में कई वकीलों की लॉ डिग्री और उनकी सत्यता पर भी संदेह है और CBI जांच का निर्देश देने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बढ़िया मामला मिले। इन्होंने यह भी कहा कि BCI इस पर कुछ करेगी नहीं। आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस के ऐसे बयानों पर उसी दिन से बवाल मचा हुआ है। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने सफाई भी दिया, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सफाई में सफाई जैसा बहुत कुछ मिला नहीं। जैसे कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कॉकरोच और पैरासाइट, इस पर कोई कायदे की सफाई नहीं दिया। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि भारत के चीफ जस्टिस की ये भाषा अदालत के लिए ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तो और न्यायपालिका जैसे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए एकदम ठीक नहीं है। जज की पहचान संयम, गरिमा, विनम्रता और सहानुभूति से होती है। बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट कहना न तो संविधान की भाषा है न ही डिग्निफाइड भाषा है, यानी ये सम्मानित भाषा नहीं है और संविधान की भी नहीं है। जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि बेरोजगारी युवाओं की गलती नहीं है, वे बेरोजगारी के अपराधी नहीं हैं, बल्कि वो तो बेरोजगारी के पीड़ित हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्हें निराश कर रही है। नौकरियां कम हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी खर्चा लगता है, पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। इन्हीं सब चक्करों में उलझ के बहुत सारे युवा ओवर एज हो जाते हैं, कुछ निराश होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे युवाओं के लिए गुस्सा नहीं बल्कि सहानुभूति होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने इस वीडियो में विस्तार से बताया था कि हुजूर जिस सिस्टम पर हमला करने की बात करके देश के युवाओं पर, बेरोजगार युवाओं पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं कथित रूप से, उन युवाओं की बेरोजगारी उसी सिस्टम के कारण है जिस सिस्टम का हिस्सा चीफ जस्टिस खुद है। कहाँ तो उन्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, खुद अपराध बोध करना चाहिए कि हम जिस सिस्टम में इतने बड़े पद पर बैठे हैं, जनता के टैक्स के लाखों रुपए हर महीने अपने ऊपर खर्च करवाते हैं, उसी से जिंदगी का मजा ले रहे हैं, उस सिस्टम से हम देश के युवाओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हमें खेद है। उल्टे हुजूर बेरोजगारी के लिए कहीं न कहीं कथित रूप से देश के युवाओं को ही अपराधी घोषित कर रहे हैं। आगे जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि चीफ जस्टिस ने मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट को सिस्टम पर हमला करने वालों की तरह देखा, जबकि लोकतंत्र में मीडिया का काम ही है सत्ता से सवाल पूछना और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक अदालत की यह जिम्मेदारी है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट को सुरक्षा दें, उनके अधिकारों की रक्षा करें। यानी जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है मीडिया, सोशल मीडिया और कार्यकर्ताओं की रक्षा करना,
उन्हीं को चीफ जस्टिस अपराधी की तरह इंगित कर रहे हैं, यानी जिन्हें बचाना चाहिए उन्हीं पर कहीं न कहीं शब्दों से हमला कर रहे हैं। पूर्व महिला जज याद दिला रही हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट राज्य से सूचना मांगते हैं और उन्हें यह अधिकार सूचना के अधिकार अधिनियम से मिलता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को सिस्टम पर हमला करने वाला नहीं कहना चाहिए, पूरी तरह से गलत है ये। और हाँ, अगर कोई याचिका और आरटीआई का दुरुपयोग करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसे खारिज करने और कार्रवाई करने की शक्ति भी है, लेकिन सबको एक ही ब्रश से पेंट कर देना गलत है और हतोत्साहित करने वाला मामला है। वैसे यहीं पे याद आया, पिछले दिनों गुजराती जोड़ी का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में ही संभवतः यहां तक कह रहा था कि ये पीआईएल वाला सिस्टम बंद कर देना चाहिए, यानी जनहित याचिका वाली व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारी फर्जी याचिकाएं आती हैं, जबकि आपको हमने बताया था, इस मामले पर विस्तृत वीडियो में बताया था कि इसी तरह की जनहित याचिका के कारण देश में कितने बड़े बड़े बदलाव हुए, कितने बड़े बड़े कानून बने, आम जनता को कितना कुछ मिला, जनहित के फैसले हुए। मगर कुछ गलत प्रयोग के कारण भाजपाई सिस्टम जनहित याचिका की व्यवस्था को ही खत्म करना चाहता है। वही बात महिला जज भी कह रही हैं कि याचिका या फिर आरटीआई का कुछ दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन कुछ दुरुपयोग के कारण उसको रोकने के नाम पर आप सबको गलत नहीं कह सकते, सबको एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, और सब धान 22 पसेरी नहीं हो सकता। पूर्व महिला जज ने माना कि अगर कुछ वकील फर्जी डिग्री के भरोसे वकालत कर रहे हैं तो इस पर नाराजगी समझ में आती है। अगर कोई व्यक्ति नकली डिग्री लेके इस प्रोफेशन में घुसता है तो यह समस्या गंभीर है, लेकिन सवाल है कि क्या इसके आधार पर बेरोजगार युवाओं को, सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों को, आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जस्टिस रेखा शर्मा ने आगे जो लिखा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। वो याद दिला रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट फर्जी डिग्री वाले मामले पर तो वकीलों पर खूब नाराज हो गया, लेकिन हाल फिलहाल के कई गंभीर मामले हुए परंतु सुप्रीम कोर्ट से वैसी नाराजगी दिखी नहीं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जब एक सांसद ने पूर्व चीफ जस्टिस को पूरे देश में हो रहे सिविल वार के लिए जिम्मेदार बताया, यानी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चीफ जस्टिस गवई को पूरे देश में सिविल वार के लिए जिम्मेदार बताया था, यानी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चीफ जस्टिस को पूरे देश में हो रहे सिविल वार के लिए जिम्मेदार बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। जब पूर्व चीफ जस्टिस गवई पर ही सुप्रीम कोर्ट के भीतर जूता फेंका गया तब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा तब भी मामला लटकता रहा, लंबे वक्त तक कोई फैसला नहीं आता है। और जब बेल नॉट जेल के सिद्धांत का पालन खुलेआम नहीं होता है, यानी लोगों को बेल नहीं दी जाती है, जानबूझकर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को लागू नहीं किया जाता, तब भी सुप्रीम कोर्ट से कोई नाराजगी और कोई कार्यवाही नजर नहीं आती। महिला जज पूछ रही हैं कि ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों, यानी चुनिंदा तरीके से कुछ मामलों पर आप इतना भड़क जाते हैं जहां इस तरह के भड़कने की और ऐसे शब्द बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और जब स्पष्ट रूप से सच में न्यायपालिका पर हमला होता है तब आप खामोश रहते हैं। वैसे आप दर्शक ही बताइए, न्यायपालिका में कुछ वकीलों की डिग्री फर्जी होना कथित रूप से ये न्यायपालिका पर बड़ा हमला है? पत्रकारों का सवाल करना, आलोचना करना ये बड़ा हमला है? या फिर एक भाजपाई सांसद द्वारा ये कहना कि देश भर में सिविल वार के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं, या फिर भरी अदालत में चीफ जस्टिस पर जूता मारना ये बड़ा हमला है? आप दर्शक ही बताइए, बड़ा हमला क्या है? अब आपका इशारा हो तो इससे भी बड़ा मामला याद दिलाया जाए। जो लोग खुद को हमले का पीड़ित बता रहे हैं वो सबसे बड़े हमले पर खामोश रह गए। याद करिए जस्टिस लोया को, उनकी मौत पर आज तक सवाल है और यही सुप्रीम कोर्ट जांच करवाने से इनकार कर देता है। इसी न्यायपालिका के तमाम जजों ने बिना जांच के कथित रूप से क्लीन चिट दे दिया। आज तक परिवार दर दर भटक रहा है, मगर हुजूर की अदालत से कभी ये नहीं निकला कि अगर एक सिटिंग जज की मौत पर संशय है तो उसकी जांच करवा दें और कहें कि यह न्यायपालिका पर हमला है। आगे जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि चीफ जस्टिस ने, यानी जस्टिस सूर्यकांत ने, पर्यावरण के लिए काम करने वालों पर भी तीखी टिप्पणियां किया और कथित तौर पर कहने लगे कि देश में कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाइए जिनका इन तथाकथित पर्यावरणविदों ने स्वागत किया। यानी वहां पर भी एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया सबके लिए और यह दिखाने की कोशिश की गई कि जितने भी पर्यावरणविद हैं वो खाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, स्वागत नहीं करते। अब समझने वाली बात यह है कि पर्यावरणविद का काम क्या होता है। उनका काम है पर्यावरण की रक्षा करना, और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पहाड़, जंगल या फिर समंदर के ऐसे जगहों पर लगाए जाते हैं जिनसे पर्यावरण का नुकसान होना है, तो जाहिर तौर पर पर्यावरणविद भी उसका विरोध करेंगे। जस्टिस शर्मा कहती हैं कि पर्यावरणविदों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को अरावली हिल्स पर अपना आदेश रोकना पड़ा, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर ये आदेश न रुकता तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो सकता था, माइनिंग और जमीनों पर कब्जे को बढ़ावा मिल सकता था। इन्होंने एमसी मेहता का उदाहरण भी दिया और कहती हैं कि अगर वो नहीं होते तो दिल्ली में सीएनजी व्हीकल्स नहीं आते और ये शहर गैस चैम्बर बन सकता था। यानी सोचिए कि अगर दिल्ली में आज सीएनजी व्हीकल्स नहीं होते, डीजल पेट्रोल से ही सारी गाड़ियां जमकर चल रही होती तो दम घोटू दिल्ली का हाल क्या होता।
आज तो थोड़ा बहुत बचा भी है, वो MC मेहता जैसे लोगों की वजह से बचा है। इन्होंने याद दिलाया है कि चीफ जस्टिस ने ट्रेड यूनियंस पर भी टिप्पणी किया था और कह दिया कि बहुत सारे यूनियंस ने औद्योगिक विकास को रोका। इस मामले पर भी हमने विस्तृत वीडियो किया था और बताया था मैंने आप दर्शकों को कि कैसे चीफ जस्टिस की ये बात पूरी तरह से गलत है, आधारहीन है। शायद उन्होंने ट्रेड यूनियंस का इतिहास नहीं पढ़ा, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। इसके अलावा एक टीवी कार्यक्रम की कंट्रोवर्सी पर भी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कथित तौर पर कहा था कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है। वैसे जहां तक मुझे याद है, वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत कई मामलों की सुनवाई के दौरान कह चुके हैं कि हमको पता है कैसे निपटना है, हम निपटने में सक्षम हैं, फलाना ढिमकाना। मगर सवाल यह है कि हुजूर, यदि आप सच में सक्षम हैं तो देश की समस्याओं से निपटिए ना। लोकतंत्र और न्यायपालिका की जो समस्याएं हैं उनसे निपटिए। जुडिशरी की साख पर जो बट्टा लग रहा है, कभी हलवा पूड़ी से कभी दूसरे माध्यम से, उनसे निपटिए। जिस भाजपा नेता ने आपके पूर्ववर्ती को देश भर में दंगों के लिए जिम्मेदार बताया, उनसे निपटिए। जिस वकील ने पूर्व CGI गवाही पर जूता चलाया, उनसे निपटिए। आपको वकील की डिग्री फर्जी पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक वकील चीफ जस्टिस पर जूता मार देता है, इस पर गुस्सा काहे नहीं आता? आपने पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया, उन्हें वोट देने से रोक दिया और आपकी कार्यशैली से भाजपा को खुलकर लाभ मिला। यदि निपटने की क्षमता इतनी ज्यादा है ही तो इन चीजों से निपट लेते, लेकिन नहीं। निपटना उनसे है जो पहले से निपटे हुए हैं, वो युवा जिनके पास इसी सिस्टम की खराबी के कारण रोजगार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। हुजूर, उनसे निपटने में कुछ भी बोल जाते हैं। जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि चीफ जस्टिस की ऐसी टिप्पणियों से ऐसा माइंडसेट दिखता है जो कि असहमति और सवालों को सह नहीं पाता। इसके भीतर से एक अहंकार की झलक निकलती है, जबकि लोकतंत्र में सवाल पूछना, सत्ता से जवाब मांगना, पर्यावरण की रक्षा करना, मजदूरों के अधिकार की बात करना और फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करना कोई सिस्टम पर अटैक नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार है। इन्होंने यह भी बताया कि चीफ जस्टिस ने पैरासाइट वाली टिप्पणी पर क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि उनकी आलोचना भारत के युवाओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी डिग्री लेकर प्रोफेशन में घुस जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि हुजूर ने कॉकरोचेज शब्द पर अलग से कुछ नहीं कहा, तथा किसी भी हाल में कॉकरोचेज और पैरासाइट जैसे शब्द अपमानजनक हैं। समझने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस केवल एक व्यक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस बनने के बाद वो न्यायपालिका की संस्था बन जाते हैं। जब चीफ जस्टिस बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि संविधान की आवाज बोल रही है, इसलिए उनकी भाषा, भाव, शब्द और अंदाज बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उन्हें रोल मॉडल की तरह देखते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और फॉलो करते हैं। इसके साथ ही मिर्जा गालिब के उर्दू शेर के साथ इन्होंने सवाल छोड़ा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। यानी बात बात में सामने वालों की औकात नापने वाले, पहले तो आप अपनी भाषा और लहजे पर ध्यान दीजिए। ये बात करने का कौन सा तरीका है? वैसे हमने आपको कई बार याद दिलाया है कि ऊपर से जो चीज़ें निकलती हैं वही नीचे तक जाती हैं। और चीफ जस्टिस ने ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, परजीवी तथा कॉकरोच, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके दुनिया के इतिहास में लाखों लोगों की हत्याएं की गई हैं, जेनोसाइड किया गया है। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा रवांडा की कहानी भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गूगलिया लीजिएगा, पता चल जाएगा। वहाँ पर भी एक समुदाय विशेष को इसी तरह कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों के नाम से बुलाकर जनसंहार को न्योता दिया गया। यानी ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है, ये उस घृणित विचारधारा का घोतक है जो न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये शब्द आम आदमी की जबान से भी नहीं निकलने चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर किसी की डिग्री फर्जी है तब भी उसे कॉकरोच कहना मानवता के हिसाब से और इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की जबान से अच्छा नहीं लगता। इसी बीच एक चर्चा यह भी निकल पड़ी, कुछ लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पंडित नेहरू ने भी तो पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के स्पेशल सर्विस ऑफिसर रह चुके SN साहू लिखते हैं कि पंडित नेहरू ने पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं किया था, बल्कि जमींदारों और राजाओं जैसे शोषक वर्ग के लिए किया था। नेहरू की जबान से परजीवी शब्द निकलना ऐसे लोगों को दर्शा रहा था जो लोग जनता की मेहनत पर चलते हैं और उत्पादन में कोई योगदान नहीं देते। यानी पंडित नेहरू ने देश के युवाओं, बेरोजगारों या मेहनतकश लोगों को परजीवी नहीं बुलाया था। उन्होंने परजीवी उन लोगों को बुलाया था जो सच में उस वक्त परजीवी बन चुके थे। वो जनता की मेहनत की कमाई बैठ के खाते थे चुपचाप, समाज और देश के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। जाहिर सी बात है, जो दूसरों की कमाई खाए, चुपचाप बैठ के खाए, उसकी कोई उपयोगिता न हो या न के बराबर हो तो उसे ही तो परजीवी कहा जाता है। इसलिए चीफ जस्टिस की इन बातों की तुलना किसी भी रूप में पंडित नेहरू के शब्द से नहीं की जा सकती। ऐसे तो कल को कोई भी मुंह उठा के कह देगा, कह रहे हो महात्मा गांधी के आश्रम में एक ठो कॉकरोच घुस गया था उनके बिस्तर के नीचे, तो उसको उन्होंने कॉकरोच बुलाया था।
कॉकरोच को कॉकरोच नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे। बात यह नहीं है कि उस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, बात यह है कि उस शब्द का इस्तेमाल किस लिए, किसके लिए और किस संदर्भ में हुआ। नेहरू का पैरासाइट बोलना सीधे उस वक्त के सत्ता वर्ग यानी समाज के जो मठाधीश लोग थे उन पर हमला था। ये बड़ी हिम्मत की बात थी। यूं समझिए कि आज भाजपाई सत्ता के बड़े नेता बड़े बड़े सेठों के खिलाफ कुछ बोल दें, आपको लगता है दम है किसी में, लेकिन पंडित नेहरू ने बोला था और लगातार बोला था। तो पंडित नेहरू देश की जनता के हित में बोल रहे थे, आम आदमी के लिए बोल रहे थे। और चीफ जस्टिस ने कथित रूप से देश के उन्हीं युवाओं, उन्हीं लोगों के, उन्हीं आम आदमी के बारे में ये सब बोला है जो लगातार विवाद का केंद्र बना हुआ है। उधर पिछले दिनों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि न्यायपालिका के लिए अब समय आ गया है कि ये अस्पतालों की तरह काम करे, यानी 24 घंटे 7 दिन काम करे। जिस तरह से अस्पताल में इमरजेंसी में तुरंत इलाज मिलता है, वैसे ही न्यायपालिका को भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे आम आदमी की पीड़ा, उसकी जरूरत और अर्जेंट लीगल रिलीफ जल्द मिल सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर, आप आम आदमी को इमरजेंसी वाली लीगल रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ तो खेल उल्टा चलता है। आम आदमी को मिलती है केवल तारीख पे तारीख, मुकदमों की कमर तोड़ फीस यानी खर्चा, और रिलीफ मिलता है भर भर के सेठों को, वो भी त्वरित रूप से। 24 घंटे 7 दिन काम करने की कोई अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है, वो व्यवस्था परमानेंट बनी हुई है। बस दिक्कत यह है कि वो व्यवस्था याचिकाकर्ता के नाम और उसकी हैसियत देखकर कथित रूप से काम करती है। जैसे याद करिए, पिछले दिनों देश के एक बड़े सेठ के बेटे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। 20-21 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाता है। दनादन वो एसआईटी गुजरात में जाके सब लंबे चौड़े जंगल की जांच कर लेती है, रिपोर्ट भी तैयार कर लेती है और सील बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है और सेठ के बेटे को परमानेंट रिलीफ दे दिया जाता है, सुरक्षा दे दी जाती है। और तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जिस बेंच को दिया गया था उसे लेकर भी विवाद उठे कि ऐसे मामले जाने थे किसी और जज के पास, भेजे गए किसी और जज के पास। तो हुजूर, अस्पतालों की तरह जो अर्जेंट रिलीफ देने की बात कर रहे हैं वो पहले से मौजूद है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी न्यायपालिका में ऐसे तमाम बड़े बड़े मामले पहुंचे जब 24 घंटे 7 दिन काम करने की जरूरत नहीं थी। जिस टाइम सुनवाई हो रही थी उसी टाइम जनता के हित का फैसला निकल सकता था। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप एसआईआर को ही याद करिए। पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने छीना। चुनाव आयोग तो जो कर रहा था, ज्ञानेश कुमार किसके आदमी हैं ये सब तो पता ही है सबको, लेकिन उनकी गलतियों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रोक सकते थे, परंतु इन्होंने रोकने की बजाय उसे और बढ़ावा दिया। इसलिए खाली ये कहना कि ज्ञानेश कुमार ने वोट काट दिया ये काफी नहीं है। पूरी बात ये होनी चाहिए कि वोट काटने के मामले में ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच शामिल थी। इन सब ने मिलकर पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। वो अधिकार भी छीन लिया जो न तो किसी ज्ञानेश कुमार ने दिया था, न किसी गुजराती जोड़ी ने, न किसी धन्ना सेठ ने, न किसी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, न किसी जस्टिस बागची ने। यह अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया था। उसी संविधान के दम पर ये भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, मगर जनता को मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया। यह इकलौता ऐसा अधिकार है जहां देश के बड़े बड़े सेठ और एक भिखारी के वोट की कीमत भी बराबर होती है। यानी वो अधिकार जो सबको बराबर मिला हुआ है, जो सबको बराबरी की लाइन में लगाता है, उसी बराबरी को मिटाने का काम किया गया है। बात पश्चिम बंगाल की हो या असम की, दोनों जगह पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई। एक वर्ग विशेष को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया, उनके वोटों की ताकत को कहीं न कहीं कमजोर करने का काम किया गया। वो वर्ग कौन है वो भी आप जानते हैं, उस वर्ग के खिलाफ कौन है वो भी आप जानते हैं, और उस वर्ग को निशाना बनाने का कारण और लाभ किसको है ये भी आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर बात वही है कि हुजूर, ये सब लच्छेदार बातें कहने से बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों और काम पर फोकस किया जाए। लच्छेदार बातें, चिकनी चुपड़ी कहानियां, बड़े बड़े वादे और लंबे चौड़े इरादे, ये सब देश पिछले 12 साल से सुन सुन के ऊब चुका है। और आपका काम नेताओं की भाषा बोलना नहीं है। 24 घंटे 7 दिन काम भले न करें, लेकिन जितनी देर काम करें उस काम में देश और जनता को लाभ मिलना चाहिए। काम सिर्फ करना नहीं चाहिए, बल्कि काम होता हुआ दिखना भी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि देश में न्यायपालिका है जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और उनकी बेरोजगारी का कथित मजाक नहीं बनाएगी, उन्हें अपराधी घोषित नहीं करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।